नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने सिर्फ एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि पिछले एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, वो भी पीएनबी के ऊपर, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। तो आज उसी से जुड़े हुए और एक बैंक्स के बारे में चर्चा करूँगा, जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रख सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं खुद ट्रेड लिया हूँ और कहाँ पे लिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पंजाब बैंक के ऊपर जब भी इसी तरीके से सारे चीज सेम टू सेम देखने को मिला था, तभी मैंने टेल लिया था और आपके साथ भी शेयर किया था। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे एंट्री था और कहाँ पे टारगेट है। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि मैंने जब पीएनबी के ऊपर एंट्री लिया था तब मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फिर से एक बार पीएसयू बैंक के ऊपर मैं एंट्री ले चुका हूँ और कहाँ पे एंट्री लिया उसके ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस करके दिखाऊंगा। क्यों मैंने एंट्री लिया वो सबसे इंपॉर्टेंस है। आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी भी कंपनी के ऊपर टेल लेने से पहले आपको कौन सा ऑप्स मतलब कौन सा डेटा को एनालिसिस करना होगा, वो आज आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप पीएनबी के चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। देखिए, पीएनबी के ऊपर 2020 से पहले मतलब कोविड से पहले कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। 2020 से लेकर 2023 तक एक कफ विद हैंडल पैटर्न बना था और फाइनली जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया। आप जुलाई मंथ के वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे पीएनबी का एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स एनालिसिस करके ये बताया था कि मेरा जो टारगेट है वो 58% के आसपास टारगेट रहेगा। तो जो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन 95 रुपीज के आसपास। और देखिए, कुछ ज्यादा दिन नहीं लगा, सिर्फ 170 दिनों में एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी मुझे 60% के आसपास रिटर्न दिया। तो 60% रिटर्न क्या छोटा मोटा रिटर्न है? बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से फिर से एक बार एक एंट्री मिला है जहां पे मुझे 85% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। अभी देखिए होगा कि नहीं होगा वो तो बाद के बाद है। मैंने सारे डिटेल्स को एनालिसिस करके इस कंपनी को ऊपर टेल लिया। कि मैंने टेल लिया, चलो आज अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप किसी के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर काम करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो से आप एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके हिसाब से करिए, क्योंकि पैसा आपका है। प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, लॉस होगा तो आपका ही होगा। तो उस बेसिस के ऊपर काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कंपनी कौन सा है। देखिए, कंपनी कोई कंपनी नहीं है। कंपनी के बारे में सबसे पहले मैं एक बात कहूँ। कंपनी एक पीएसयू बैंक है, कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, मैंने इस बैंक के ऊपर बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ और मैं इंतजार कर रहा था कोई भी मुझे एक पैटर्न दिखे तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न दिखा। देखिए, कंपनी जो बिजनेस कर रहे हैं वो मुझे मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। आप बैंकिंग सेक्टर मतलब हर किसी बिजनेस के ऊपर वो एंटर हो ही जाएगा। साथ ही साथ पीएसयू बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक, मतलब आप सोचिए हर किसी के ऊपर इन्वॉल्व हो ही जाएगा। अभी ये देखना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर कितना स्ट्रेंथ है। चलो एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कंपनी कौन सा सेक्टर को लोन कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, सबसे पहले ये जानना है बैंक किस तरीके से लोन दे रहा है और किस तरीके से मार्केट से पैसा उठा रहा है। क्योंकि बैंकिंग का काम कौन सा है, पहले खुद लोन ले, उसके बाद कस्टमर को लोन दे, वहां से कंपनी इंटरेस्ट कमाए। इसी तरीके से पॉजिटिव चलता रहता है। तो देखिए, कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, कंपनी का जो लोन जो ब्रेक है, मतलब किस किस को लोन दे रहा है आप देखेंगे तो 38% लोन जो है वो कॉर्पोरेट को लोन दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो रिटेल सेगमेंट में है, रिटेल सेगमेंट में कितना 26%। और आप देख सकते हैं एमएसएमई जो मतलब सेक्टर है, मतलब जो स्मॉल कैप टाइप सेक्टर है, उस जगह पे कंपनी 20% लोन प्रोवाइड कर रहा है। एग्रीकल्चर के ऊपर कंपनी 14% लोन प्रोवाइड कर रहा है। अभी देखिए, कंपनी सेगमेंट वाइज किस जगह से कंपनी का लोन चला है। देखिए, रिटेल बैंकिंग के ऊपर 42%। अभी रिटेल बैंकिंग होता क्या है, हम लोग जो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में पैसा डालते हैं बैंकिंग के ऊपर, तो वही पैसा बैंकिंग के लिए रिटेल बैंकिंग देखने को मिल जाता है। मतलब ये जो 42% पैसा है ये आम आदमी का पैसा है। हाँ, यहाँ पे कॉर्पोरेट भी है, कुछ बिजनेसमैन भी है जो एज ए करेंट अकाउंट के हिसाब से वो बिजनेस के पर्पस में बैंकिंग के पास पैसा रखा है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट जो बड़े से बड़े कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग है उसके ऊपर 36%। और साथ ही साथ आप ट्रेजरी बुक में कितना 20% और अदर्स में 1% के आसपास। तो देखिए, उसके बाद और एक चीज मैं बता दूं, कंपनी सबसे ज्यादा लोन किसको दे रहा है, तो लोन सबसे ज्यादा दे रहा है हाउसिंग के ऊपर। और मजेदार बात यही है कि गवर्नमेंट इस बजट में यही पेश किया कि जितने सारे हाउसिंग है, जो हाउसिंग फाइनेंस है उसका फायदा होने वाला है। क्योंकि गांव गांव तक जिस लोगों का घर नहीं है और जितने सारे मिडिल क्लास लोग हैं जो घर बनाना चाहते हैं तो उसको लिए आसान तरीके से लोन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए लोन
जल्द से जल्द उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके चलते ही जितने सारे हाउसिंग लोन के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, तो उसको जल्द से जल्द धमाका देखने को मिल जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ आप अदर्स में देखेंगे तो कंपनी 30%, व्हीकल्स इंडस्ट्रीज को लोन दे रहा है 5.4%, एजुकेशन 4.4%। तो देखिए कंपनी के जो माइक्रो फाइनेंस है, मतलब माइक्रो जो लोन बुक ऑफ एमएसएमई, जो एमएसएमई जो है उसके ऊपर देखिए माइक्रो फाइनेंस जो होते हैं उसके ऊपर 66% लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस है उसके ऊपर 25% और मीडियम के ऊपर 8.86%। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया है कंपनी कौन सा दिशा में कितना पैसा रखे है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिए। देखिए पूरा वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ सीक्रेट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आप दूसरे वीडियो में शायद इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले। तो देखिए कंपनीज के ऊपर एक पॉइंट्स और भी दिखा दूं तो बैंकिंग के ऊपर देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंस होते हैं वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ एसेट मतलब आरओए, और उसके साथ साथ एनपीए और एनआईएम। देखिए एनआईएम को मैं छोड़ ही देता हूँ, चलो सबसे इंपॉर्टेंस मुझे जो चीज लगता है वो है एनपीए। कंपनी कितना भी लाख कोशिश भी कर ले, अगर कंपनी के एनपीए अगर ज्यादा हो तो वो बैंक मतलब खतरे में है, खतरे से खाली नहीं है। तो गवर्नमेंट बैंक में हमेशा आपको एनपीए ज्यादा देखने को मिल जाता है। देखिए अगर मैं पिछले लास्ट 5 ईयर्स में देखूं तो कंपनी का एनपीए चला गया था 5.52% के आसपास। जो अगर बहुत बड़े एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इस तरीके से बैंक को देखेंगे इसका एनपीए है 0.35% के नीचे, और इस कंपनी तो उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस किया करंट ईयर में 0.25%। तो जो कंपनी का करीबन एवरेज 2.8% हुआ करता था, आज वो घट के हो चुके 0.25%। तो इसका मतलब कंपनी के एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला एनपीए में। मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, मार्केट में जो लोन दे रहा है उसको आसान तरीके से उठा पाने का जो फॉर्मूलास है वो काम कर रहा है, तो अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस कर रहा है। तो जितना एनपीए कम होंगे उतना ही खास बनेगा। तो यहाँ पे तो बेस्ट एनपीए देखने को मिला, एचडीएफसी बैंक कोटक बैंक से भी नीचे है। साथ ही साथ कंपनी का सीआर परसेंटेज, अभी सीआर परसेंटेज होता क्या है, कैपिटल एडुकेशन रेशियो। इसका मतलब है आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 11% के ऊपर बैंकिंग के पास हमेशा पैसा होना चाहिए। तो इस कंपनी के पास तो 18% है, अच्छी बात है। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, ये हमेशा आपको बोल के आया हो कि 3.35% के नीचे होना चाहिए, सॉरी 3.50% के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 3.3%, 3.33%। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी तो एकदम ठीक ठाक है। पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए वो भी ठीक ठाक है। उसके साथ साथ और एक पॉइंट वो है कंपनी का कासा रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कासा रेशियो ही बताएंगे कंपनी के पास। कासा का मतलब है, सीए का मतलब है करंट अकाउंट, एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। मतलब करंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा बैंकिंग के पास आ रहा है वो कितने पैसा है। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए बैंक एक्चुअली क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। बैंक क्या करते हैं, बैंक सबसे पहले ये देखता है कि मुझे कम इंटरेस्ट में लोन पहले मैं खुद लूं, उसके बाद ज्यादा इंटरेस्ट में दूसरों को लोन दूं, तभी मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। और कासा रेशियो में सबसे अच्छी बात क्या है, करंट अकाउंट में तो बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा है, सेविंग अकाउंट में 2-3% ही इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसका मतलब एकदम सस्ते में उसको मार्केट से पैसा मिल रहा है, जिस पैसे को वो री लोन्स दे सकते हैं कस्टमर को और कॉर्पोरेट को। तो एक अच्छी बात है, 50% के ऊपर किसी का कासा रेशियो है मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखिए कंपनी का हर दिशा में बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी चलो बाकी पॉइंट्स भी तो आपको आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मार्केट कैप 40,000 करोड़ के ऊपर है, मिड कैप के ऊपर है। और कंपनी के देखिए आरओसी तो ठीक नहीं है मगर आरओई बेस्ट देखने को मिला। हमेशा 15% के ऊपर मुझे चाहिए था, 15% के ऊपर मिल चुके हैं। इनकम जबरदस्त है, डेप्थ भी ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा रहेंगे तो खास रहेगा। कितना डेप्थ ज्यादा है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का लगातार डेप्थ बढ़ना चाहिए था बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में डेप्थ बढ़ना चाहिए था। तो उसी हिसाब से देखा तो कंपनी का लगातार डेप्थ बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। एक अच्छा खासा कंपनी ग्रोथेबल सिचुएशन दिखा रहा है, रिजर्व भी लगातार बढ़ते चले गए। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है कंपनी के कैश इक्विपमेंट। तो कैश इक्विपमेंट कितना बढ़ चुके हैं, देखिए इस बार हाईएस्ट कैश इक्विपमेंट देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनीज के ऊपर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है कंपनी की क्विक रेशियो 1% के नीचे होना चाहिए, सॉरी पैग रेशियो 1% के नीचे होना चाहिए, क्विक रेशियो 2% के ऊपर होना चाहिए। दोनों में ही यहाँ पे खासियत देखने को मिला। पैग रेशियो 1% के नीचे है और क्विक रेशियो 3.35% के ऊपर है।
तो एक बेस्ट तरीके से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं, मैंने टेड इसी कारण के बेसिस में लिया, जिस तरीके से पीएनबी के ऊपर इसी तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला था, उसी रूल्स को फॉलो करके मैंने यहाँ पे टेड लिया। तो और भी कुछ हिडन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज इस वीडियो को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप अगर सीखने के लिए आए हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स अगर आप खुद ऑब्जर्व करें, खुद स्टडी करें, तो आपको किसी का हेल्प की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इस वीडियो देखने के बाद आपको बैंकिंग एनालिसिस में बहुत हेल्प होगा। किसी बैंक को आप आसान तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% वो प्रॉफिट देगा, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे कोई चीज 100% नहीं होता है। हमेशा आपको रिस्क को मैनेज करके ही काम करना पड़ता है। तो देखिए, रिजर्व जो है वो तो बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये सब कुछ पॉइंट्स ठीक है, चलो मान लेता हूँ। अभी इन्वेस्टर के बारे, देखिए इन्वेस्टर देखिए उतना ज्यादा होल्डिंग्स उसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है। 75% से ज्यादा अगर होल्डिंग वो बेच देते तो अच्छा खासा होल्डिंग, यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने को मिल जाते। तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, जिसके कारण इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, देखिए कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। कंपनी का जो पी रेशियो है वो मैं अगर 5 साल में आपको दिखा दूं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी का हाईएस्ट पी रेशियो देखूं तो 2021 में इसका पी रेशियो था कितना? 89। और 2021 में इसका पी रेशियो 89 था। और याद रखिएगा इस डेट को, अप्रैल मंथ, 21 छोड़ दीजिए, 2001 अप्रैल मंथ, सॉरी अप्रैल नहीं, मार्च पकड़ लीजिए, क्योंकि अप्रैल के एंड ऑफ पीरियड में 21 का इसका पी रेशियो था। और आज कितना पी रेशियो है? 10 के आसपास। तो सोचिए अगर यहाँ से यहाँ तक जर्नी करे तो आपका फंड तो ऑलमोस्ट 2x होना ही है, होना ही 2x। तो उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंस पॉइंट देखिए, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू, जो बता रहा है कि कंपनी अभी प्राइस टू बुक वैल्यू हाई लेवल में है। कोई बात नहीं, कंपनी 2.5 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है। अभी मैं अगर 10 साल की बात करूं, मैक्सिमम की बात करूं, देखिए एक टाइम इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पे था? 2 के आसपास था, और आज भी कहाँ पे है? 2 के आसपास है। इसका मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू सेम टू सेम लेवल पहुंच चुके हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर मैं अभी चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूं तो ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2021 में अप्रैल मंथ में क्या डेटा था। अगर अप्रैल मंथ के डेटा के बारे में चर्चा करूं तो अप्रैल मंथ 2021 में, अप्रैल मंथ में देखिए, ध्यान दीजिए इसको, तो 2000 अप्रैल में देखिए नीचे से कहाँ तक जर्नी किया था, मतलब एक जर्नी अच्छा खासा हुआ था। उसके बाद करेक्शन हुआ, पी रेशियो करेक्शन हुआ, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके जर्नी स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी बहुत दिनों के बाद 2015 से लेकर एक बड़ा सा यहाँ पे कब बनाया। तो कब के बाद क्या बना? एक हैंडल बटन क्रिएट किया, और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद मैं जो खुद जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ, देखिए मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। काम करना है तो आपको रिस्क को मैनेज करके काम करना पड़ेगा, आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का प्रॉफिट एंड लॉस खुद को ही देखना होगा। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। देखिए 95 इसका टोटल देखा जाए तो टारगेट है मेरा, वो टारगेट निकल कर है करीबन 82%। और मजेदार बात यही है, ये जो लेवल है मैं आपको प्रीवियस मार्किंग करके रखा हूँ, एक प्रीवियस स्विंग हाई है, एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है। तो उस लेवल तक जाने का बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग बात है। अगर मुझे ये टारगेट एटलीस्ट 1 साल में मिले कोई बात नहीं, अगर 2 साल मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 80% टारगेट 2 साल में, एवरेज मुझे 40% के ऊपर रिटर्न मिलेगा। तो 40% रिटर्न मिलेगा 1 साल में, तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। और मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो जरूर कमेंट्स करना। इतने सारे पॉइंट्स अगर आपने पहली बार देखे हैं, मतलब पहली बार एनालिसिस किया है, तो सिर्फ यस लिख कर भेजिए। अगर आपको सारी चीज पता है तो आप यस नहीं, नो लिख के भेजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो इसी तरीके से डिटेल्स एनालिसिस पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसके ऊपर भी स्टडी करके आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।